उसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे केमिकल रिएक्शन, उसमें है डायरेक्शन के बेसिस पे कि रिएक्शन किस तरफ प्रोसीड करती है। तो डायरेक्शन के बेसिस पे रिएक्शंस को दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। एक है रिवर्सिबल रिएक्शन, एक है इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन वो होती हैं जो जिसमें रिएक्टेंट जो है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है और सिर्फ मतलब एक ही साइड में रिएक्शन प्रोसीड होती है। मतलब क्या हुआ कि जैसे ये वाली रिएक्शन है, बेंजीन है आपका C6H6 बेंजीन नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करके आपको नाइट्रोबेंजीन बना रहा है और वाटर निकल रहा है। तो इसमें क्या है, ये जो है ना इरिवर्सिबल रिएक्शन है। कौन सी? इरिवर्सिबल। इसमें क्या होता है इरिवर्सिबल रिएक्शन में, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करेगा आपका वैसे वैसे रिएक्टेंट की जो क्वांटिटी या कहिए कंसंट्रेशन की जब हम लोग बात करते हैं, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी क्योंकि वो कंज्यूम हो रहे हैं रिएक्शन में, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। तो मतलब देख के अगर कोई ऐसे रिएक्शन, अगर आप साइन नहीं लगाओ, एक्चुअली साइन से हमें पता चलता है, ये एरो के साइन से, एरो यहाँ से एक तरफ लगा हुआ, इसका मतलब कि ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है। वैसे अगर कोई रिएक्शन लिखी हुई है और उसमें साइन नहीं लगा हुआ है तो आप कभी कोई नहीं बता सकता कि वो रिएक्शन रिवर्सिबल होगी या इरिवर्सिबल होगी। रिएक्शन की रिवर्सिबिलिटी या रिवर्सिबिलिटी हम लोग एक्सपेरिमेंट से मालूम करते हैं। जैसे ऊपर वाली रिएक्शन है, क्या है, इथाइल अल्कोहल एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन करके इथाइल एसिड बना रहा है। तो ये रिएक्शन जो है ना रिवर्सिबल भी है। ये मतलब पहले रिएक्शन क्या होगा, ये आपका ये रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट बनाएंगे, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा तो ये जैसे प्रोडक्ट ये बनता जाएगा, उसके बाद फिर ये डिकम्पोज होने लगेगा। डिकम्पोज होकर फिर ये मतलब ये डिकम्पोज नहीं होगा, ये वाटर से रिएक्शन करके फिर आपका ये कंपोनेंट बनाने लगेंगे। तो इसमें एरो जो है ना दोनों साइड बनाते हैं, ये ऊपर वाली एरो ऐसे, फिर इस साइड पे भी एरो बनाते हैं, मतलब रिएक्शन दोनों साइड चल रही है, इसलिए ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। तो रिएक्शन की रिवर्सिबिलिटी सिर्फ एक्सपेरिमेंट से हम लोग बता सकते हैं, वैसे देख के जब तक एरो नहीं लगी हुई है आप नहीं बता पाओगे। और फिर एक्सपेरिमेंट में हम लोग कैसे पता करते हैं कि रिएक्शन मतलब रिवर्सिबल है कि नहीं। आपने सैंपल्स लिए, सैंपल्स भाई रिएक्शन हो रही है, प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो आपने सैंपल लिया, सैंपल में देखा कि ये जो रिएक्टेंट है इनकी मतलब एक बार आपने मान ली 10 मिनट के बाद सैंपल लिया, देखा इसकी कुछ कंसंट्रेशन थी, 10 थी, इसकी 5 थी, इसकी 1 थी, इसकी 2 थी। फिर आपने कुछ देर बाद 20 मिनट बाद लिया, फिर देखा तो इसकी 10 से 8 हो गई, इसकी 5 से 4 हो गई, इसकी 1 से बढ़ गई, इसकी भी बढ़ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम होती जा रही है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो इसका मतलब हुआ कि इरिवर्सिबल रिएक्शन है, एक ही डायरेक्शन में हो रही है। इसमें क्या है, सॉलिड रिएक्शन में रिवर्सिबल में जैसे रिएक्शन हो गई, आप चेक करोगे कंसंट्रेशन, तो शुरू में स्टार्टिंग में जो है ना आपकी ये कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, प्रोडक्ट की बढ़ती जाएगी, रिएक्टेंट की घटती जाएगी। लेकिन कुछ देर बाद जब आप देखेंगे ना कि इसकी ये रिएक्शन की तरफ ज्यादा तेज होने लगती है, तो मतलब जितना तेज ये फॉर्म हो रही है उससे ज्यादा तेज ये दोनों कंबाइन होकर इसको फॉर्म कर रहे हैं। तो शुरू में तो कंसंट्रेशन इनकी घटेगी, आपने सैंपल लिया, टेस्ट किया, इनकी कंसंट्रेशन घटी, लेकिन बाद में जो है कुछ देर बाद देखा कि आपकी इसकी कंसंट्रेशन फिर से बढ़ने लगी। इसका मतलब कि ये रिएक्शन क्या है, इरिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल है, मतलब दोनों साइड हो रही है। तो ये प्रोसेस कब तक चलता रहता है, जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आ जाती। इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे हम लोग, तो इक्विलिब्रियम के वक्त जो है ना रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, जो आगे जाने का ये प्रोडक्ट बनने का जो रेट है वो पीछे जाने वाली रिएक्शन मतलब इस वाली रिएक्शन के बराबर होता है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड मतलब इस साइड जो रिएक्शन हो रही है, बैकवर्ड मतलब इस साइड जो रिएक्शन हो रही है, मतलब ये दोनों एथाइल एसिड और वाटर कंबाइन करके जो एथाइल अल्कोहल और एसिटिक एसिड बना रहे हैं। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाती है, वो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे होता है। अब नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ लिया कि फेज के बेसिस पे पढ़ लिया, मॉलिक्यूलरिटी के बेसिस पे पढ़ लिया, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट से, हीट ऑफ रिएक्शन के डायरेक्शन के। जो नेक्स्ट वाली है वो हम लोग पढ़ेंगे एलिमेंट्री है या नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन। क्या एलिमेंट्री एंड नॉन एलिमेंट्री, तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे मॉलिक्यूलरिटी। तो मॉलिक्यूलरिटी में हम लोगों ने देखा था कि मॉलिक्यूलरिटी उन्हीं रिएक्शंस के लिए डिफाइंड है जो एलिमेंट्री रिएक्शंस हैं। एलिमेंट्री रिएक्शंस का मतलब क्या हुआ कि ऐसे रिएक्शंस जो सिर्फ एक स्टेप में कंप्लीट हो रही हैं।
और उसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं बन रहा है। तो हमने जैसे देखा था कि बायोमोलिकुलर रिएक्शन का एग्जांपल था 2HI गैसेस फेज में है, H2 गैस प्लस I2 गैसेस बन रही है। तो ये कैसे पता चलेगा कि मॉलिक्यूलरिटी जो है ना रिएक्शन एलिमेंट्री है या नॉन एलिमेंट्री है? तो बेसिकली जैसे हम लोग सैंपल रिएक्शन हो रही है रिएक्टर में, हम लोग सैंपल विड्रॉ करेंगे, सैंपल विड्रॉ करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि उसमें जो सैंपल है उसमें क्या क्या है, कौन कौन से कंपाउंड प्रेजेंट है या कौन कौन से मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। तो अगर उसमें देखेंगे कि जो रिएक्शन हमने लिखी है, जैसे ये रिएक्शन लिखी है कि हाइड्रोजन आयोडाइड है डिकम्पोजर है H2 में I2 में, तो ये चार ही चीजें मिलनी चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन आयोडाइड रिएक्टेंट है, वो धीरे धीरे कंज्यूम हो रहा है, लेकिन जब आप सैंपल लोगे तो उसमें कुछ तो बचा होगा ना, तो वो दिखेगा। आपका H2 बन रहा है वो दिखेगा, I2 बन रहा है वो दिखेगा। फिर आपने कुछ देर बाद सैंपल लिया, आपने जो रिएक्शन हो रही है उसमें से रिएक्टर में से, फिर देखा कि HI की कंसंट्रेशन और कम हो गई, H2 की कंसंट्रेशन और बढ़ गई, I2 की कंसंट्रेशन और बढ़ गई। तो सिर्फ आपको यही 3 कंपाउंड्स या 3 मॉलिक्यूल्स आपको रिएक्शन में मिल रहे हैं, तो इसलिए वो एलिमेंट्री रिएक्शन हो गई, सिंगल स्टेप में हो रही है। इसका मतलब इंटरमीडिएट नहीं फॉर्म हो रहा है। मेन इम्पोर्टेंट इशू क्या है कि इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होना चाहिए। अगर इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है तो वो रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं होगी। तो इंटरमीडिएट अगर नहीं इसमें फॉर्म हो रहा है तो रिएक्शन हो गई आपकी एलिमेंट्री रिएक्शन। अब नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन क्या है? नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन जैसे ये है कि 2A, इसको एक बार हम इसको प्रॉपर डिस्कस कर लेते हैं इस साइड। जैसे नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होगा कि जो रिएक्शन हमें लिखी हुई मिलेगी, जो आपको दिखती है कि जैसे 2A है, 2A कंबाइन कर रहा है B से, और आपको एक R मिल रहा है, प्रोडक्ट एक S मिल रहा है। तो इसमें क्या है, दो रिएक्टेंट हैं, A और B है, A के 2 मोल हैं, जो है B के 1 मोल से रिएक्ट कर रहे हैं, तो एक प्रोडक्ट R बन रहा है, S बन रहा है। रिएक्शन आपने कराई रिएक्टर में, उसके बाद आपने क्या होगा कि 10 मिनट बाद या कुछ टाइम बाद आपने सैंपल विड्रॉ किया, उसमें से आपने सैंपल विड्रॉ किया तो आपको ये 4 आपको होने चाहिए, 4 कंपाउंड, A होना चाहिए, B होना चाहिए, R होना चाहिए, S होना चाहिए। लेकिन आपने देखा कि इसमें 4 नहीं, इसमें कुछ एक अलग कंपाउंड आ रहा है जो ना तो रिएक्टेंट है ना तो प्रोडक्ट है। तो जो बीच में बनता है, फॉर्म होता है ड्यूरिंग द रिएक्शन, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट। तो एक्चुअली इसका मतलब हुआ कि वो रिएक्शन जो है ना एक स्टेप में नहीं हो रही, उसमें कुछ इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहे हैं, तो मल्टी स्टेप रिएक्शंस हैं। तो जो रिएक्शन एक स्टेप में नहीं होती हैं और जो है कई स्टेप में होती हैं, तो उनको नॉन एलिमेंट्री रिएक्शंस कहते हैं। लेकिन जो फाइनल प्रोडक्ट आपका बनेगा, जो रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद आपको सिर्फ R और S ही उसमें मिलेगा, उसमें इंटरमीडिएट जो बनता है, एक्चुअली इंटरमीडिएट क्या होता है, बीच की कंडीशन, तो बीच वाला जो प्रोडक्ट है वो आपको फाइनल प्रोडक्ट में नहीं मिलता है। तो इसलिए उसको जो है ना वो कहते हैं कि नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन है। तो अब इसको जो है ना नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन है, इस इंटरमीडिएट बन रहे हैं, तो उसको किस तरह शो किया जाता है कि इंटरमीडिएट बन रहा है? तो उसके बहुत सारे मतलब बहुत तरीके हो सकते हैं। तो जैसे एक तरीका है कि इसको स्टेप बाय शो करते हैं, तो कि हम ये अज्यूम करते हैं कि इस तरह रिएक्शन मतलब प्रपोज करते हैं उसकी मैकेनिज्म बेसिकली तो कि किस तरह रिएक्शन हो रही होगी। तो उसमें हम ये जैसे एक मैकेनिज्म जैसे ये है कि A है, उसने रिएक्ट किया B से, स्टेप 1 में उसने बनाया क्या बनाया, AB बनाया। AB क्योंकि हम देखें AB अपना प्रोडक्ट नहीं है, तो प्रोडक्ट नहीं इंटरमीडिएट है, तो इसको स्टार हम लोग लगा देते हैं जस्ट शो करने के लिए कि ये इंटरमीडिएट बीच का प्रोडक्ट है। उसके बाद क्या होगा कि AB जो है, A बचा हुआ था एक मॉलिक्यूल, A से फिर इसमें रिएक्शन की AB में, A स्टेप 2 में करेगा, स्टेप 2 में AB से रिएक्ट करके इसने बनाया क्या बनाया, A 2 बार हो गया, A2B बना दिया। ये सेकेंड स्टेप में ये जस्ट एक प्रपोजल है कि इस तरह हो सकता है, मतलब हो सकता है कि दूसरी तरीके से भी हो सकता है, शो करने के लिए कि मल्टी स्टेप में हो रही हैं और मल्टी कई स्टेप में हो रही हैं और आपका इंटरमीडिएट बन रहा है। तो A जब आपने AB से रिएक्ट किया तो A2B बना, ये भी प्रोडक्ट नहीं है, इसको भी हम लोग इंटरमीडिएट बोल देंगे। अब जब स्टेप 3 है, स्टेप 3 में क्या हुआ, A2B जो है आपको उसने दिया AB दिया,
प्लस आपको क्या दिया, एक प्रोडक्ट दे दिया जो आपका था ये R। तो AB भी अपना प्रोडक्ट नहीं है, इंटरमीडिएट है, इसलिए हम लोग इस बिल के ऊपर स्टार लगा देंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में स्टेप 4 है, जैसे बोलेंगे स्टेप 4 में तो क्या होगा, AB स्टार जो है आपको दे देगा AB प्लस जो है AB स्टार है जो आपको एक इस प्रोडक्ट दे देगा। स्टेप 4 में ये रिएक्शन हो रही है। तो हमने देखा कि चारों अगर स्टेप्स को आप ऐड करोगे, चारों स्टेप्स को आप ऐड करिए तो एक ये है, एक ये A है, 2 A है, हमने लिख दिया 2A 2A प्लस पहले स्टेप में भी आया और कहीं भी नहीं आया तो B लिख दिया हमने। अब देखेंगे अगर रिएक्शन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम चीज है तो हम लोग ये AB स्टार होगा, जो इंटरमीडिएट है वो स्टार है, तो AB स्टार से AB स्टार चला गया, A to B से A to B चला कर गया, AB स्टार से AB स्टार कर गया। राइट साइड और लेफ्ट साइड में कुछ नहीं बचा हमारे पास, राइट साइड में रिएक्शन के बाद R बचा प्लस S बचा। तो ओवरऑल जो रिएक्शन होगी, जो आपका फाइनल प्रोडक्ट आएगा वो सिर्फ R और S ही आएगा। लेकिन आपने इंटरमीडिएट स्टेप में बीच में रिएक्शन के दौरान जब आपने चेक किया तो देखा कि आप मतलब कुछ ऐसे कंपाउंड्स आ रहे हैं जो प्रोडक्ट में नहीं है, तो इसका मतलब वो इंटरमीडिएट है। तो ऐसी रिएक्शंस जिसमें आपने रिएक्शन के बीच में जो है ना वो आपने चेक किया कि इंटरमीडिएट बन रहे हैं, तो इसका मतलब वो रिएक्शन जो है ना एक स्टेप में कंप्लीट नहीं हो रही है। अगर एक स्टेप में कंप्लीट नहीं हो रही कोई रिएक्शन तो उसको हम लोग बोलेंगे वो है नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन। अब एक चीज और है नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन में, नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन कई स्टेप में होती है। एक ये हो सकता है यही इसी रिएक्शन को आप जो हमने यहाँ 4 स्टेप में डिस्कस किया है कि इस तरह होगी, आप 3 स्टेप में भी प्रपोज कर सकते हो कि 3 स्टेप में होगी, इंटरमीडिएट कोई बन रहा होगा। तो बेसिकली जब आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे उससे फिर ये निकलता है कि कितने स्टेप में हो रही है। लेकिन जो हर एक स्टेप है, जैसे ओवरऑल ये रिएक्शन तो हम लोग बोलेंगे कि ये रिएक्शन क्या है, नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन है। लेकिन पहले जो जैसा पहला स्टेप है ये वाला स्टेप, तो हर एक स्टेप जो होता है उसका वो एलिमेंट्री होता है। एलिमेंट्री जो पहला स्टेप है वो भी एलिमेंट्री, ये जो इंडिविजुअल स्टेप की बात करेंगे कंबाइंड स्टेप जो क्योंकि हमें जो रिएक्शंस मिलेंगे तो इसी तरह लिखी हुई मिलेगी ना, तो इससे देख के तो हमें लगेगा कि नहीं ये तो एक ही स्टेप में हो रही है, लेकिन ये एक स्टेप नहीं हो रही है। बेसिकली इस तरह रिएक्शन होती है, जो हमें रिजल्टेंट मिलता है वो एक स्टेप का मिलता है। तो 4 स्टेप है इसके, तो हर एक स्टेप जैसे स्टेप 1 ये भी एलिमेंट्री होगा, स्टेप 2 वो भी एलिमेंट्री होगा, स्टेप 3 ये भी एलिमेंट्री होगा, स्टेप 4 वो भी एलिमेंट्री होगा। तो जो नॉन एलिमेंट्री रिएक्शंस हैं उसका जो हर एक स्टेप है वो एलिमेंट्री होता है, लेकिन ओवरऑल रिएक्शन नॉन एलिमेंट्री होगी। तो अगर जैसे ये रिएक्शन है इसका कोई आपसे पूछे, अगर ये बता दे कि नॉन एलिमेंट्री है तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, तो क्या बताओगे आप लोग? आप लोग ये कहेंगे कि क्योंकि ये रिएक्शन नॉन एलिमेंट्री है और नॉन एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन नहीं है, इसलिए इसकी मॉलिक्यूलरिटी की बात हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो ये हमने देख लिया कि एलिमेंट्री रिएक्शंस क्या होती हैं, नॉन एलिमेंट्री रिएक्शंस क्या होती हैं। तो आज हम लोग जब यहीं तक रखेंगे तो जस्ट एक रिकैप कर लेते हैं कि आज हम लोगों ने क्या पढ़ा है। शुरू में हमने पढ़ा कि रिएक्टर क्या होते हैं, उनकी डिज़ाइनिंग, बेसिकली हमें इसमें डिज़ाइन करनी है, डिज़ाइन करने का मतलब साइज़ बताना है, साइज़ बताने का मतलब उनका वॉल्यूम बताना है। उसके बाद हमने पढ़ा कि आपकी ये रिएक्शन क्या होती है, केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं, और केमिकल रिएक्शन अगर है तो पॉसिबल है कि नहीं है। अगर केमिकल को कोई रिएक्शन लिखी हुई है पॉसिबल है कि नहीं है, लेकिन कोई कुछ भी सकता है ना, कोई एक रिएक्शन लिख दिया आपने वो पॉसिबल है कि नहीं, वो कौन बताएगा, वो थर्मोडायनेमिक्स बताएगी। और वो रिएक्शन कितनी फास्ट होगी, स्पीड क्या होगी, फास्ट नहीं स्पीड बेसिकली क्या होगी उसकी, वो कौन बताएगा, वो काइनेटिक्स बताती है। उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शंस देखा। सबसे इंपॉर्टेंट जो क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ फेजेस, जो आपके फेजेस अवस्था कितनी है उसमें। तो हमने उनको 2 पार्ट में क्लासिफाई किया, एक होमोजीनियस एक हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस में क्या होगा कि फेज एक ही होगी, या तो सॉलिड हो या तो लिक्विड होगी या गैस होगी। सॉलिड जो अकेले फेज है तो उसको हम लोग होमोजीनियस में नहीं रखते हैं, क्योंकि फेज के साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी होता है कि उसमें जो है ना मॉलिक्यूल्स जो रिएक्टेंट हैं रेडिली अवेलेबल होने चाहिए, किसके लिए, रिएक्शंस करने के लिए।
तो सॉलिड में मास ट्रांसफ़र की लिमिटेशन होती है, पहले मास ट्रांसफ़र होता है उससे पाता है, उसके बाद फिर रिएक्शंस होती हैं। तो इसलिए सॉलिड जो का सिस्टम जो है ना उसको होमोजेनियस में नहीं रखते। फिर आया था हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस में हमने उनके देखे थे कि उसके 6 सिस्टम्स हो सकते हैं, जैसे गैस लिक्विड था, गैस सॉलिड था, सॉलिड सॉलिड था, लिक्विड लिक्विड था, गैस सॉलिड लिक्विड था। तो 6 सिस्टम हो सकते हैं हेट्रोजीनियस के। तो उनके एग्जांपल्स भी देख लेंगे हम लोग, बुक से पढ़ लेंगे और एग्जांपल हमने देखे भी हैं। उसके बाद फिर जो अगला क्लासिफिकेशन था कि मॉलिक्यूलरिटी के बेसिस पे था, फिर हीट ऑफ रिएक्शन के बेसिस पे था, फिर हमने पढ़ा, फिर ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट पढ़ा, फिर उसके बाद एलिमेंट्री एंड नॉन एलिमेंट्री के बेसिस पे पढ़ा। ये यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। बस अगले लेक्चर में हम लोग जो है फिर आगे इसका कंटिन्यू रखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस। एक्चुअली क्लासिफिकेशन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो इसमें बीच बीच में टर्म्स आ रहे हैं ना वो इंपॉर्टेंट है। जैसे मॉलिक्यूलरिटी का कॉन्सेप्ट वो इंपॉर्टेंट है, एलिमेंट्री नॉन एलिमेंट्री का कॉन्सेप्ट वो इंपॉर्टेंट है, होमोजेनियस हेट्रोजीनियस का कॉन्सेप्ट वो इंपॉर्टेंट है। आपसे हो सकता है एग्जाम में कहीं ना पूछा जाए कि ये क्लासीफाई करिए आप रिएक्टेंट, क्लासीफाई करिए आप रिएक्शंस को कितने टाइप्स की होती हैं, वो नहीं पूछा जाएगा कहीं। लेकिन जो उसमें बीच में कॉन्सेप्ट आ रहे हैं ना वो आके आपको पूरे कोर्स में यूज़ होंगे, जैसे इसलिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको कंटिन्यू रखेंगे, इसके टाइप्स को, और फिर अगर टाइम मिला तो हम लोग केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट करेंगे।